वेलकम टू ए टू जेड स्टडी पॉइंट। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। जैसा कि देख रहे हैं आपने सीटेट का फॉर्म भर दिए हैं, तो आज की क्लास में हम एक नोट्स लेके आए हुए हैं जो भाषा से संबंधित है, जो सीडीपी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, भाषा को इंग्लिश में लैंग्वेज कहते हैं। तो भाषा हमारे विचारों को व्यक्त करने तथा दूसरे के विचारों को समझने का एक साधन होता है। यानी भाषा क्या होता है, हम दूसरे के माध्यम को हम कैसे समझते हैं, अपने विचार को कैसे प्रकट करते हैं, उस चीज़ को हम लोग कहाँ से दर्शाते हैं, भाषा के माध्यम से दर्शाते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि केवल संप्रेषण का माध्यम ही नहीं, इनके कुछ प्रकार्य भी हैं। वो प्रकार्य क्या है? तो भाषा विचारों के आदान प्रदान के साधन के रूप में कार्य करती है। भाषा सामाजिक जीवन को सार्थक करने के रूप में भी कार्य करती है। तो भाषा का कार्य भाषा ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में भी कार्य करते हैं। भाषा साहित्य, कला, संस्कृति, सभ्यता को विकसित करने में भी सहायक के रूप में कार्य करता है। यानी भाषा का क्या क्या कार्य है, उसके माध्यम से आपको इसको याद रखना चाहिए। अब कहता है कि भाषा अर्जन। तो भाषा अर्जन क्या है दोस्तों? तो परिभाषा देख लेते हैं कि मनुष्य में जन्मजात क्षमता है कि भाषा को अर्जित करने की एक प्रयोग होता है, जिसमें मनुष्य वार्तालाप करना, भाषा के सहज रूप में प्रयोग करना सीख जाता है। यानी बिना किसी विशेष प्रयास से इसी भाषा को हम अर्जन कहते हैं। तो भाषा अर्जन का कौन कौन सा पार्ट होता है? तो स्वाभाविक अभिक्रिया उसमें होता है, वातावरण का प्रभाव भी होता है भाषा अर्जन के लिए, अगर सहज की प्रक्रिया की भी बात होती है, और अचेतन या अवचेतन प्रक्रिया की भी देखी जाती है। लेकिन अर्जन का संबंध मातृभाषा से ज़्यादा रहता है, तो अनौपचारिक प्रक्रिया के माध्यम से भी हम देखते हैं। लेकिन भाषा अर्जन किस वजह से होता है? तो हमारे अंदर आंतरिक क्षमता है कि हम भाषा को स्वाभाविक रूप से अर्जित कर लेते हैं, और अपने पर्यावरण जैसे सबसे बच्चा पैदा होता है तब परिवार वाले उससे बातें करते हैं और बच्चे की भाषा आती है, किंतु बच्चे ऐसी ही भाषा अर्जित करता है जो कि पर्यावरण से सुनकर, देखकर, बोलकर इत्यादि वो ग्रहण कर लेते हैं। तो बता सकते हैं कि मातृभाषा क्या है? तो आप कह सकते हैं कि माँ के बात से सीखी गई भाषा को मातृभाषा कहते हैं, या घर में बोली जाने वाली भाषा को हम लोग क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। लेकिन किसी भी व्यक्ति के लिए भाषा का पहला रूप क्या होता है? मातृभाषा ही होती है। तो अतः बच्चे के घर में बोली जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। अगर आप किसी को पूछ भी देंगे कि मातृभाषा किसे कहते हैं, तो वो नहीं बोल पाएंगे। इसलिए आप अपना नोट्स को भी तैयार कर लें। यानी बच्चे के घर में बोली जाने वाली भाषा क्या होती है? मातृभाषा कहलाती है। तो डेफिनेशन क्या होता है कि भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जो बिल्कुल स्वाभाविक होती है। तो यहाँ से आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन को पूछा जाता है कि भाषा अर्जन की कैसी प्रक्रिया है? बिल्कुल स्वाभाविक, केवल स्वाभाविक। जहाँ भी केवल रहे तो वो भी आंसर आपका नहीं रहता है। सामान्यतः बच्चा मातृभाषा का अर्जन परिवार से ही सीख लेता है। स्कूल आने से पहले ही वो मातृभाषा में अपने बात कहने व समझने में सक्षम हो जाता है। तो भाषा अधिगम में क्या क्या होता है? भाषा अधिगम विभिन्न प्रकार के माध्यम से भी हम उसको देखते हैं। तो ये चेतन के रूप में भी सीखी जाती है। नियम सीखने होते हैं, किताबें पढ़नी होती है, कौशल सीखने होते हैं, और शिक्षकों की भी जरूरत पड़ती है। अतः भाषा अधिगम एक औपचारिक प्रक्रिया है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ये भाषा अधिगम की कौन सी प्रक्रिया है? तो वहाँ आपको लिखना है एक औपचारिक प्रक्रिया है। अधिगम का संबंध दूसरी भाषा से है, चेतन प्रक्रिया से है, प्रयास रहना पड़ेगा। ये सभी डिस्कस एक दूसरे के साथ में ये शेयर की जाती है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा सामाजिक क्रिया द्वारा सीखी जाती है। यानी यहाँ आपसे ये पूछा जाएगा कि सामाजिक क्रिया के द्वारा सीखी जाती है भाषा को, ये किसने कहा था? तो आप इस पर इस जगह लिखेंगे वाइगोत्स्की जो होते हैं ना, वो समाज पर अधिकतर रिलेटेड क्वेश्चन को वो बनाते हैं। यहाँ से हम बात करें तो स्किनर के अनुसार भाषा पुनर्बलन से सीखी जाती है। व्याकरण को संदर्भ में सिखाया जाना चाहिए। भाषा सीखने के लिए प्रिंट, समृद्ध और वातावरण दिया जाना चाहिए। भाषा अर्जन व भाषा अधिगम में क्या अंतर है? तो भाषा अर्जन जो होते हैं दोस्तों, तो वो अवचेतन प्रक्रिया, चेतन प्रक्रिया भाषा अधिगम में आते हैं। इसको भी आप नोट्स कर लें, यहाँ से भी क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। अब देखते हैं कि भाषा अर्जन, भाषा अधिगम का मुख्य अंतर क्या है। तो जैसा जान रहे हैं हम वातावरण का, हमें मातृभाषा हमेशा अर्जित की जाती है, और बच्चा एक से अधिक भाषाएं भी अर्जित कर सकता है। कहाँ से? तो वो वातावरण से भी। तो लक्ष्य भाषा, टारगेट लैंग्वेज, दूसरी भाषा का, स्कूल की भाषा का ज्ञान, मदर टंग का ज्ञान, मातृभाषा का। यानी भाषा का पहला रूप होता है मातृभाषा, हमेशा अर्जित करते रहते हैं। और भाषा के विविध रूप कौन कौन से हैं? तो मदर टंग पहला रूप होता है। राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज, कोई नहीं, संवैधानिक तौर पर हिंदी भारत की एक राष्ट्रीय भाषा नहीं है। अगर राजभाषा की बात करें तो यह एक
औपचारिक भाषा है जिसको ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहा जाता है। 1963 के OLA यानी ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत आर्टिकल 343A में हिंदी राजभाषा का दर्जा दिया गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन को पूछा जाएगा। भाषा सीखने के चरण क्या है? तो कुकना कुइंग, बच्चे 6 सप्ताह तक कुइंग करते हैं, बलबलाते हैं, बबलिंग करते हैं 1 से 6 माह तक में, एक शब्द का उच्चारण करते हैं 1 वर्ड स्टेक 1 से 4 साल के एज में। टेलीग्राफिक वह शब्द जो होते हैं जो 18 माह से 24 माह के बीच यानी 1.5 वर्ष से 2 वर्ष के बीच में सीखते हैं और लंबे उच्चारण 2 साल से 4 साल तक वो करते हैं। तो प्रोफेसर स्मिथ साहब के अनुसार वो क्या कहते हैं कि 1 साल में 3 बच्चे 3 शब्द को बोलते हैं, 2 साल में 272 शब्द सीखते हैं। ये किसके अनुसार? आपसे क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाएगा कि स्मिथ के अनुसार 2 साल में कितने बच्चे वर्ड को सीखते हैं? तो 272। अगर वो कहेंगे स्मिथ के अनुसार 5 साल में बच्चे कितने शब्द को सीखते हैं? 2072 शब्द को सीखते हैं। तो भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी हैं? तो व्याकरण विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि, सम्मिश्रण विधि, संप्रेषण विधि, आगमन विधि, निगमन विधि। तो हम देखना चाहेंगे कि व्याकरण विधि क्या होती है। तो व्याकरण विधि जो होती है दोस्तों, इस विधि के अंतर्गत अन्य भाषा के नियमों को कुछ शब्दों के साथ सिखाया और याद कराया जाता है। इसके बाद शब्द संयोजन व्याकरणिक नियमों के आधार पर अभ्यास कराए जाते हैं। दूसरा मेथड है व्याकरण अनुवाद विधि। क्या है? तो यह कथा 19वीं शताब्दी के अंत परंपरागत यानी ट्रेडिशनल और मानक विधि के रूप में प्रचलित रही है और इस व्याकरण अनुवाद 2 विधियों परस्पर संयोजित की जाती है। अगर इसमें बात करें, इस विधि में बच्चे लक्ष्य भाषा पढ़ना लिखना और सीख लेते हैं, परंतु बोलने से ज़्यादा अवसर नहीं मिलते हैं। किसमें? व्याकरण अनुवाद विधि में। इस विधि में बच्चे की मातृभाषा में अनुवाद के माध्यम से लक्ष्य को सिखाई जाती है। अब देखते हैं डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि क्या है दोस्तों? तो व्याकरण अनुवाद विधि की अनेक सीमाओं के कारण प्रत्यक्ष विधि का आविर्भाव हुआ है और इस मौखिक वार्तालाप भी इसे कहते हैं। यानी मौखिक वार्तालाप किसको कहते हैं? तो प्रत्यक्ष विधि को, डायरेक्ट मेथड को। सम्मिश्रण विधि से बात अगर कहें तो इस विधि के अंतर्गत भाषा अधिगम की प्रक्रिया क्या होती है? व्यवहारिक पक्षों का सम्मिश्रण होता है। अब कहता है संप्रेषणक विधि। क्या होता है? कम्युनिकेटिव मेथड क्या है? तो इसमें क्या करते हैं? स्वाभाविक रूप से भाषा के प्रयोग पर बल देते हैं। ये एक दूसरे की प्रक्रिया को देखते हैं। प्रत्यक्ष विधि की प्रक्रिया को शुद्ध बनाते हुए संप्रेषण विधि का विकास करते हैं, जिसमें भाषा सीखने में ही एक ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आगमन विधि क्या है? इंडक्टिव मेथड। तो आगमन विधि में हम पहले उदाहरण लेते हैं, उसके बाद नियम की ओर चलते हैं। याद रहे इंडक्टिव मेथड ये किसका है? तो याद रहे उदाहरण से नियम की ओर चलता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर चलता है। इस चीज़ को याद रखें। जैसे आप कहेंगे पहले संज्ञा के उदाहरण देते हुए बाद में परिभाषा को बताना होता है। इस चीज़ को आप उदाहरण को याद रखें। निगमन विधि क्या होता है? डिडक्टिव मेथड। तो नियम से उदाहरण की ओर चलता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। उदाहरण से पहले परिभाषा बताना, फिर उसका उदाहरण व प्रश्न हल करवाना होता है निगमन विधि में। अब जीन पियाजे का अध्ययन क्या कहता है कि अहम केंद्रित वाक्य होती है। जीन पियाजे ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना है। अहम केंद्रित वाक्य क्या होती है? अहम केंद्रित वाक्य का मतलब होता है बच्चा खुद से ही बोलकर बात कर 2 से 6 वर्ष की उम्र में वो कुछ ज्ञान वो प्राप्त कर लेता है। भाषा एवं विचार पियाजे के अनुसार क्या होता है? जीन पियाजे कहते हैं कि पहले विचार आया फिर भाषा आई। यानी ये जितने भी शिक्षाविद हैं सबका कुछ मत रहता है जो आपको यहाँ से बताया जाता है। जीन पियाजे ने कहा है कि विचार से भाषा आती है और विचार भाषा को सुनिश्चित भी करता है। तो वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? बालक भाषा अपने परिवेश में अंतःक्रिया करते हुए सीखता है। इनके अनुसार निजी भाषा बालक को संज्ञानात्मक विकास में भी सहायक होती है। तो दोस्तों इसको याद कैसे रखेंगे? तो वाइगोत्स्की का संबंध जहाँ भी होगा दोस्तों याद रहे वह संज्ञानात्मक विकास से जुड़ा रहता है। जिस भी ऑप्शन में संज्ञानात्मक विकास रहे वो वाइगोत्स्की का रिलेटेड कथन कहा जाता है। इसको याद रखें। तो वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा मानव का सर्वश्रेष्ठ यंत्र है। इसके द्वारा ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, समझ सकते हैं और इसमें ये लैंग्वेज इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। अगर वाइगोत्स्की का सिद्धांत को जानते हैं तो ये सामाजिक संस्कृति के सिद्धांत पर आधारित है। अब आता है अंतरीकरण। अंतरीकरण क्या होता है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत भाषा के 3 महत्वपूर्ण पक्ष हैं। दोस्तों याद रहे, इसको नोट्स कर ले। सामाजिक वाक 2 वर्ष की उम्र में होती है, निज वाक 3 से 6 वर्ष की उम्र में होती है और आंतरिक मौन वाक 6 वर्ष के बाद होती है। तो भाषा और विचार क्या होते हैं? तो ये क्या बता रहा है वाइगोत्स्की के अनुसार शुरुआती सालों में भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं और एक समय के बाद वो मिल जाते हैं। चोम्स्की कहते हैं प्रत्येक बालक भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति क्षमता के साथ पैदा होते हैं। इसके भी याद रखें।
अब यहाँ कहते हैं भाषा अर्जन मंत्र एलेट क्या कहा जाता है, तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, तो विश्व की सभी भाषाओं में एक मूल व्याकरण का संबंध है जिसके समझने में भाषा अर्जन यंत्र एलईडी हमारी सहायता करते हैं। तो लेट क्या होता है, एलईडी 5 साल तक के ज़्यादा सक्रिय रहते हैं ये भाषा अर्जन करने का, और यह संवेदनशील काल कहा जाता है। भाषा कौशल की कौन कौन सी विधि है दोस्तों, तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये भाषा की 4 विधि होती है जिसको सुबोपल्ली कहा जाता है, इसको भी याद रखें। गृहात्मक कौशल में आता है सुनना और पढ़ना, अभिव्यक्तात्मक कौशल में आता है लिखना और बोलना, इसे भी याद रखें। भाषा कौशल का मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है, तो सुनना, पढ़ना, बोलना और लिखना, ये भाषा कौशल का मनोवैज्ञानिक क्रमांक है। यहाँ से भी याद क्वेश्चन को पूछा जाएगा। भाषा के मुख्य 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जिसको एकीकृत व अंतर संबंधित होते हैं। सुनना और पढ़ना गृहात्मक कौशल होते हैं, बोलना और लिखना अभिव्यक्तात्मक कौशल होते हैं, इसको भी याद रखें। भाषा कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना के क्रम में सीखे जाते हैं, परंतु केवल इसी क्रम में सीखे जाते हैं और ऐसा नहीं होता है। तो सुनना क्या होता है, बच्चों को सुनने का मौका देंगे, बच्चों से शब्दों का उच्चारण करवाना होता है और कहानी व कविता सुनना होता है, ये सभी सुनने से रिलेटेड होते हैं। अब बोलने से हम क्या करते हैं, कविता का पाठन करवाते हैं, संवाद करवा सकते हैं, मौखिक प्रश्न पूछते हैं, ये सभी क्या है, बोलने से रिलेटेड होते हैं। और बच्चे से टिप्पणी भी विषय में कही जाती है। पढ़ना में क्या होता है, पढ़ने के कौशल को वाचन भी कहते हैं। पढ़ना साइलेंट रीडिंग, मौन पठन, लाउड रीडिंग स्वस्वर पठन होता है। और मौन पठन क्या, तो मौन पठन से बच्चे का ध्यान बेहतर होगा और बच्चे का उच्चारण अच्छा होगा, तेजी से पढ़ सकेंगे वो और ज़्यादा भी से पढ़ सकेंगे। किस पाठन में, मौन पाठन में, इसको यूज जरूर करें। सस्वर पठन क्या होता है, सुनने और बोलने के कौशल बेहतर होंगे, यानी ये पढ़ने की एक ट्रिक है सुबोपल्ली नियम को जो बच्चे के साथ शेयर किया जाता है। स्वस्वर पठन में रस भी आता है। और जैसे देखें कि लिखना में क्या होता है, अध्यापक बच्चे की वर्तनी स्पेलिंग की अशुद्धियों को ठीक कराने के लिए श्रुत लेख का प्रयोग किया जाता है, यानी इसको में श्रुत लेख का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, उसको स्पेलिंग को अशुद्धियों को दूर करने के लिए। लेखन के प्रकार क्या होते हैं, सुलेख सुंदर लेखें, श्रुत लेख वर्तनी को अशुद्धियों द्वारा दूर करना, अनुलेख अक्षरों का अनुरेखन ट्रेस करना, ये सभी क्या होते हैं, ये एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। भाषाई विकास क्या होता है, लैंग्वेज डिसेबिलिटी, तो अफेसिया क्या होता है, अफेसिया के कारण सुनने, समझने, बात करते समय भाषा के उपयोग की समस्याएं आती है। डिसलेक्सिया क्या होती है, तो पठन अक्षमता, पढ़ने व लिखने में समस्या आती है, इसको भी याद रखिए। शिक्षण त्रिआयामी जॉन डीबी के अनुसार क्या होता है, अध्यापक छात्र ये विषय वस्तु रहना चाहिए। अगर शिक्षण सूत्र की बात करें, टीचिंग मैक्सिम क्या क्या है, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है, मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से जटिल की ओर होता है। तो शिक्षण सहायक सामग्री क्या क्या होती है, तो इसमें दृश्य सामग्री चार्ट, श्रव्य सामग्री रेडियो, दृश्य सामग्री टीवी, क्रियात्मक सहायक सामग्री फील्ड ट्रिप होती हैं, और दृश्य सामग्री विजुअल एड में आता है श्यामपट, पाठ्य पुस्तक, चार्ट होते हैं और मानचित्र भी इसमें देखने को मिलते हैं। अब हियरिंग एड में क्या क्या होता है, रेडियो, माइक्रोफोन, एम्पलीफायर, टेप रिकॉर्डर, ये सभी क्या है, ये हियरिंग एड हैं। ऑडियो विजुअल एड क्या होता है, फिल्म प्रोजेक्टर होते हैं, टेलीविज़न होते हैं, चलचित्र होते हैं। और क्रिया सहायक सामग्री क्या क्या होते हैं, कुछ ऐतिहासिक संग्रहालय, उद्यान का भ्रमण करना। मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण क्या होते हैं, तो मूल्यांकन एक ऐसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिससे छात्र वो ज्ञान को सीखने की प्रक्रिया का आकलन करते हैं। अगर आकलन का क्या उद्देश्य होता है, तो जो शिक्षक ने छात्रों को सिखाया वह छात्र के द्वारा कितना सीखा गया, वो आकलन से अनुमान किया जाता है। छात्रों की समस्या को दूर किया जाता है। छात्रों की योग्यता, रुचि, कुशलताओं को पहचान कर उनके अनुसार शिक्षण विधि को तैयार किया जाता है। तो मूल्यांकन बराबर क्या होता है, आकलन प्लस मापन। तो आकलन क्या है, असेसमेंट में क्या आता है, तो आकलन में यह देखता है कि बच्चा कैसे सीखता है, और मापन में क्या देखता है, मेजरमेंट में यह देखता है कि मैं यह देखते हैं कि बच्चे कितने प्रतिशत सीखा। आकलन व मापन दोनों मूल्यांकन का एक हिस्सा भी है, इसको याद रखें। अब यह कहता है निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण में क्या होता है, जब शिक्षक छात्रों को किसी विषय में कार्य करने को देते हैं और उसमें छात्र असफल या कठिनाई अनुभव करते हैं, तो छात्र की असफलता व कठिनाइयों के पीछे का कारण जानना ही निदान कहलाता है। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, तो जब शिक्षक बच्चों की कमियों को दूर करके दोबारा से शिक्षण करवाता है तो उसे उपचारात्मक शिक्षण कहलाती है। तो निदान में क्या होता है, निदान के बाद उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। तो उपलब्धि परीक्षण क्या होता है, इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह अनुमान लगाता है कि शिक्षण कार्यक्रम से शिक्षार्थी ने क्या सीखा, भाषा कौशलों को कहाँ तक सीख पाया और उनके आधार पर भाषा का प्रयोग किस हद तक उपयुक्त ढंग से कर पाए।
अगर यहाँ देखें मुख्य कौशल क्या क्या होता है, प्राइमरी स्किल सुनना बोलना, ये मुख्य कौशल के रूप में आता है। पुनर्बलन में आता है बोलना लिखना, और बहुभाषिकता में आता है एनसीएफ बहुभाषिकता को संसाधन मानता है। और बहुभाषिकता का मतलब एक ही कक्षा में कई भाषाओं बोलने वाले बच्चे होना आवश्यक है। तो दोस्तों आज का क्लास कैसा रहा, वीडियो के पाते ही कमेंट जरूर करें, और इसी तरह से और क्लास चाहिए तो जरूर से ज़रूर हमें कमेंट करें, और चैनल पर नहीं तो अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।